सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 11 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड ए 303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisy@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 249 खंड 11 वकालत करने की तकनीक तथा प्रवीण का निर्माण। अध्याय 1 क्या है वकालत। वकालत क्यों? वकालत तकनीक सीखना तथा प्रवीणता मास्टर प्रशिक्षण की मौलिक संचार प्रवीणताओं में सुधार करती है। इससे अच्छी सुनने की शक्ति, ध्यान देना, सारांश निकालना, मूल्यांकन करना, उत्तर देना तथा फीडबैक क्षमता का विकास होता है। वकालत करने में दोनों एकल विषय, सीमित समय का प्रचार तथा विभिन्न विषयों पर चल रहे कार्य शामिल होते हैं। वकालत संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर संपन्न की जा सकती हैं। सुगमता संबंधी नीतियों, मानदंडों तथा मार्ग निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुगमता ऑडिट व अनुवर्ती कार्यवाहियों की संस्तुतियां वकालत के प्रयास तथा प्रचार अच्छे परिणाम लाते हैं। वकालत एक तरीका है तथा ये निर्णय लेने वालों तथा संबंधित विषय पर जनमानस की समझ को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। ये सामाजिक परिवर्तन हेतु सामुदायिक क्रिया को गतिशील बनाने तथा विषय पर चिंतन हेतु अनुकूलन नीति संबंधी वातावरण बनाने में सहायक होता है। एडवोकेसी या वकालत की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसकी अनेक परिभाषाएं हैं तथा इनमें समूह, नेटवर्क तथा गठबंधन के आधार पर परिवर्तन होता है, पर हर परिभाषा में एक जैसी भाषा व अवधारणा होती है। पृष्ठ 250 ये वकालत रणनीति आधारित भी होती है तथा इसका लक्ष्य प्रमुख संबद्ध पक्षों व नीति निर्माताओं के लिए अच्छी तरह डिजाइन की गई गतिविधियां होता है। अंत में वकालत हमेशा ही नीतियों, कानूनों, नियमों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों को प्रभावित करती रहती है। वकालत की परिभाषाएं। वकालत वास्तव में किसी विशिष्ट नीतिगत विषय के समर्थन में निर्णयकर्ताओं के उन्मुख लक्ष्य करके की गई कार्यवाहियों का समूह है। नेटवर्किंग फॉर चेंज एंड एडवोकेसी मैनुअल एक नीति संबंधी परियोजना 1999। वकालत का अर्थ है अपना संदेश दूसरों तक इस प्रकार पहुंचाना ताकि विषयों पर लोगों के बीच व्यापक समझ विकसित हो जाए। इससे नीतियों, नियमों व सेवाओं में परिवर्तन आता है। इस कार्य में हर स्तर पर कार्यवाही होती है। ये स्थानीय स्तर पर भी होती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वाले संगठनों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से भी होती है। सकारात्मक विकास, आत्मनिर्भर समूहों की स्थापना तथा परिवर्तन के लिए वकालत। ये HIV/AIDS, GNP युक्त लोगों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। वकालत केवल रुचियों के नए समूह के लोगों के साथ केवल
टेबल के आर पार बैठना ही नहीं है, ये टेबल का आकार व स्वरूप में परिवर्तन लाने की भी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कलाकारों या कार्यकर्ताओं के नए समूह को लाया जा सके। प्रभावी वकालत असंतुलन को चुनौती देती है, ये चिंतन में परिवर्तन लाती है। A new view of people, power and politics, a action guide for advocacy and citizen participation, Word Numbers, 2002। वकालत किसी भी प्रकार के संस्थान की नीतियों, स्थितियों तथा कार्यक्रमों में परिवर्तन की ओर उन्मुख कार्यवाही है। An Introduction to Advocacy Training Guide, सारा प्रोजेक्ट, 1997। पृष्ठ 251। अध्याय 2, वकालत प्रक्रिया के चरण। विषय की परिभाषा दें। वकालत किसी विषय या समस्या से प्रारंभ होती है जिस पर कोई समूह या नेटवर्क नीतियों में परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता देने को सहमत होता है। उदाहरण के तौर पर किसी मकबरे या ऐतिहासिक इमारत में रैंप तैयार करना। विषय पर समूह द्वारा सहमति दी जाने वाली विधि से कार्य होना चाहिए तथा समग्र मिशन को सहायता दी जानी चाहिए। विषयों पर केंद्रित स्पष्ट तथा व्यापक रूप से अनुभव की जाने वाली कार्यवाही होनी चाहिए। उद्देश्य व लक्ष्य की स्थापना। लक्ष्य एक सामान्य वक्तव्य है जो समूह दीर्घकाल में हासिल करने की अभिलाषा करता है। वकालत का उद्देश्य अल्पकालिक, विशिष्ट, मापने योग्य उपलब्धियां होता है जो वकालत के लक्ष्य में योगदान देता है। वकालत का लक्ष्य। लक्ष्य वो है जो आपको अगले 3 से 5 वर्षों में प्राप्त करना है। नीति का लक्ष्य आपका विजन है। यह आपके वकालत संबंधी प्रयासों का भी विषय है। लक्ष्य आम भी हो सकता है। लक्ष्य श्रोताओं की पहचान। प्राथमिक लक्ष्य श्रोताओं में निर्णय लेने वाले शामिल होते हैं जिनके पास वांछित नीति परिवर्तन लाने का अधिकार होता है। द्वितीय लक्ष्य श्रोताओं में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनमें प्राथमिक श्रोताओं तक पहुंचने व उन्हें प्रभावित करने की क्षमता होती है। इनमें अन्य नीतियों के निर्माता, मित्र, संबंधी, मीडिया व धर्माचार्य आदि शामिल होते हैं। पृष्ठ 252। जैसे कि वकालत करने वालों को अपने विषय, लक्ष्य तथा उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नीतियों की वकालत करने वालों को अपने लक्ष्य श्रोताओं की पहचान करने व समझने के लिए आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। समूह को अपने लक्ष्य श्रोताओं में व्यक्तियों, उनकी स्थिति तथा सापेक्ष सत्ता आधार की पहचान करनी होती है। साथ ही ये निर्धारित करना होता है कि ये लोग वकालत किए जाने वाले विषय का समर्थन करते हैं, विरोध में हैं या निरपेक्ष हैं। समर्थन तैयार करना। समूह के वकालत संबंधी विषय को सहारा देने हेतु क्षेत्र का निर्माण सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। सहारे का आधार जितना बड़ा होता है, सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। वकालत करने वालों को अन्य एनजीओ के साथ गठबंधन करना होता है, नेटवर्क तैयार करने होते हैं, विकलांग लोगों के समूहों के साथ तालमेल करना होता है, देखरेख करने वालों, सहारा देने वाले संगठनों, सक्रिय लोगों, गठबंधनों तथा विषय का समर्थन करने वालों का साथ निभाना होता है। साथ ही नागरिक समूहों, प्रोफेशनलों की एसोसिएशनों, महिलाओं के समूहों आदि के साथ भी मेल मिलाप करना होता है। इस प्रकार वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। किस प्रकार सक्षम साझेदार की पहचान की जाए, इसके लिए व्यक्ति सेमिनार व कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकता है। इस प्रकार वो मीडिया का सहयोग प्राप्त कर सकता है, वो सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकता है, प्रकाशित रचनाओं की समीक्षा कर सकता है तथा इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। अनेक समूहों को पता चला है कि सूचनाओं व अन्य वकालत संबंधी सामग्री भेजने में समर्थकों के साथ डाटाबेस विकसित करना सहायक सिद्ध होता है। संदेश का विकास। वकालत संबंधी संदेश को विकसित किया जाता है तथा उन्हें विशिष्ट लक्ष्य श्रोताओं के उपयोग अनुरूप बनाया जाता है ताकि विषय को एक उपयोगी रूप दिया जाए तथा ग्राहक को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो समूह की स्थिति की सहायता करे। जब वकालत संबंधी संदेश तैयार किया जाए तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ये हैं, जिन्हें संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है वे कौन हैं,
इस संदेश के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? संदेश पाने वाले से आप क्या अपेक्षा करते हैं तथा संदेश पाने वाला संदेश पाकर क्या करे? पृष्ठ 253। संचार के चैनलों का चयन। वकालत संबंधी संदेश के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम का चयन लक्ष्य श्रोताओं पर निर्भर करता है। सामान्य जनता तक पहुंचने, निर्णयकर्ताओं को प्रभावित करने, मीडिया को प्रभावित करने, विषय के लिए समान विचारों वाले संगठनों या नेटवर्कों आदि में समर्थन जुटाने के लिए माध्यम के चयन में विविधता होती है। आमतौर पर उपलब्ध संचार चैनलों में जो वकालत की पहल करने में उपयोग होते हैं, प्रेस किट तथा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन, तथ्यों के दस्तावेज, सार्वजनिक बहस, नीति निर्माताओं का सम्मेलन शामिल हैं। कार्यान्वयन योजना का विकास। वकालत करने वालों को अपनी कार्यान्वयन योजना तैयार करनी चाहिए ताकि वे अपने विषय का प्रचार कर सकें। न्यूनतम स्तर पर योजना में गतिविधियों व कार्यों की पहचान हो जानी चाहिए। साथ ही लक्ष्य श्रोताओं, जिम्मेदार व्यक्तियों व समितियों, वांछित समय सीमा, अपेक्षित परिणाम तथा वांछित संसाधनों की भी पहचान होनी चाहिए। एक बार जब लक्ष्य श्रोताओं की पहचान हो जाती है, तब समूह को प्राथमिक व द्वितीयक लक्ष्य श्रोताओं से अपेक्षित समर्थन व विरोध के स्तर का निर्धारण करना होता है। चाहे विरोध हल्का हो या सशक्त, वकालत करने वाले समूह को इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए ताकि वो अपने प्रयासों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। पृष्ठ 254, अध्याय 3, वकालत संबंधी संचार। परिचय। वकालत संबंधी संचार रणनीति ऐसे अनेक सिद्धांतों का पालन करती है जिनका पालन विज्ञापन या सामाजिक बिक्री प्रचार में किया जाता है। यह आवश्यक है कि आप अपने श्रोताओं को पूरी तरह जानें तथा एक संक्षिप्त पर लगातार संदेश दें जो कि आपके श्रोताओं के हित के अनुरूप हो। ज्यादातर लोग आम समझ के आधार पर विशिष्ट श्रोताओं की आवश्यकताओं व रुचियों के अनुसार संदेश को स्वरूप देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन को विकलांग छात्रों के लिए सुगम सेवाओं के बारे में दिया जाने वाला संदेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को दिए जाने वाले संदेश से अलग होगा। सूचना दें। नंबर 1, क्या लक्ष्य श्रोता ने सूचना प्राप्त की? नंबर 2, यदि हाँ तो क्या प्रमाण है? नंबर 3, यदि नहीं तो क्यों नहीं? हमें क्या समझ में आया? आगे क्या? जोर दें। नंबर 1, लक्ष्य श्रोताओं की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ? नंबर 2, यदि हाँ क्या प्रमाण है? नंबर 3, यदि नहीं क्यों नहीं? क्या इससे उन्हें बुरा लगा? क्यों हम चूक गए? आगे क्या? नंबर 4, क्या लक्ष्य श्रोताओं ने वकालत के उद्देश्य को समर्थन करने का निर्णय किया है? नंबर 5, यदि हाँ क्या प्रमाण है? नंबर 6, यदि ना क्यों नहीं और क्या जरूरी है? आगे क्या? पृष्ठ 255, कार्य हेतु चाल। क्या लक्ष्य श्रोताओं ने ऐसा कुछ किया कि उससे आपके उद्देश्य को पूरा होने में सहायता मिलती है? यदि हाँ, क्या प्रमाण है? यदि नहीं, क्यों नहीं? क्या अवरोध है? कौन सहायता कर सकता है? परिणाम, क्या वकालत का उद्देश्य पूरा हुआ? क्या नीतियाँ, नियम या वित्तीय व्यवस्था में बदलाव आया है? यदि हाँ, क्या प्रमाण है? यदि नहीं, क्या ये रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का समय है? आगे क्या हो? यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें सबसे पहले सूचना दें, उसके बाद जोर डालें तथा उसके बाद कार्यवाही के लिए आगे बढ़ें। आमने सामने संवाद। निर्णयकर्ताओं के आमने सामने बैठक, जिसे लॉबिंग भी कहा जाता है, वकालत करने का ऐसा तरीका है जो काफी हद तक उपयोग होता है तथा अक्सर गतिविधियों की श्रृंखला का प्रारंभ बिंदु होता है। व्यक्तिगत संपर्क से निर्णयकर्ताओं के साथ संबंध बनते हैं तथा व्यक्ति अपने नेटवर्क में चल रहे कार्यों से अवगत होता है। इससे आपका विषय दूसरों की दृष्टि में आता है और भावी योजना का अंग बन सकता है। पृष्ठ 256, साथ ही निर्णयकर्ताओं के विचार तथा वकालत विषय पर सूचना संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इससे अगली फॉलो अप या अनुवर्ती बैठकों के लिए उनकी आवश्यकताओं की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार नियमित संपर्क के लिए चैनल स्थापित करना चाहिए।
अपने उद्देश्य पर कार्यवाही हेतु विकल्पों के बारे में यथार्थवादी हों। निर्णयकर्ताओं को दिखाएं कि आपके वकालत संबंधी उद्देश्य के लिए आपके पास व्यापक समर्थन है। समर्थन के गोलमेल आश्वासन से संतुष्ट न हो जाएं। 2 मौलिक प्रश्नों पर वापस जाएं। नंबर 1, क्या निर्णयकर्ता इस बात से सहमत हैं कि चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता है? नंबर 2, परिवर्तन होने के लिए वे क्या करना चाहते हैं? पृष्ठ 257, महत्वपूर्ण टिप्स। नंबर 1, सही समय का चयन करें। नंबर 2, अपने लक्ष्य श्रोताओं को जानें। नंबर 3, परिवर्तन के लिए मामला तैयार करें। पृष्ठ 258, संदर्भ ग्रंथ 1, एक्सेस ABCD, टेक्निकल ब्रोशर ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजाइन कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स कवर्ड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट, प्रथम संस्करण, सामर्थ्यम व नेशनल ट्रस्ट 2007। 2, एक्सेस फॉर ऑल, टेक्निकल ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजाइन कंसिडरेशंस, चौथा संस्करण, सामर्थ्यम एंड हैंडीकैप्ड इंटरनेशनल, भारत 2007। 3, एक्सेसिबिलिटी लॉ एंड इट्स इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, नेशनल काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, मेट्रो मनीला, फिलीपीन 1990। 4, एनुअल रिपोर्ट 2006-2007, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 5, बेनार MJ, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, डाउडन, हुचिनसन एंड रॉस इका, कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज, खंड 33, 1997। 6, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली पर्सन्स, CPWD, शहरी मामले व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, 1998। 7, कोड ऑन बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटीज इन बिल्डिंग्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल डिवीजन, सिंगापुर, बैरियर फ्री डिजाइन, अ नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कनाडा, कनाडियन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, कनाडा, 1990। 8, कोनरली एडोटर एंड श्रोएडर L, रूरल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, अप्रोच पेपर SSATP, वर्किंग पेपर नंबर 19, KNIT अफ्रीका रीजन, वर्ल्ड बैंक, 1996। 9, डाव J एंड बारवेल I, रोड्स आर नॉट एनफ, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस, लंदन, 1993। 10, डेनिस R, रूरल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, ILO, स्विट्जरलैंड, 1998। 11, डिजाइन फॉर ऑल, वॉल 3, नंबर 3, पब्लिकेशन मार्च 2008, पृष्ठ 259। 12, गैरी SD बेथ T, यूनिवर्सल डिजाइन, न्यूयॉर्क सेंटर फॉर इंक्लूसिव डिजाइन एंड एनवायरनमेंट एक्सेस, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, 2011। 13, ILO, A Guide to Integrated Rural Accessibility Planning in Tanzania, Dar es Salaam, 1997। 14, IS 4963, Recommendations for Physical Challenged, Bureau of Indian Standards, 1987। 15, Parker K, Developing and Interfacing Non-Discriminatory Buildings, Streets and Transportation System, City Trans Asia City, सिंगापुर, 1999। 16, UNESCAP, Promotion of Non-Handicapping Physical Environments for Disabled Persons, Guidelines, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस, 1998। 17, रिसर्च रिपोर्ट, प्रमोशन ऑफ यूजर फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बस एंड बस शेल्टर्स इन दिल्ली, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, सामर्थ्यम एंड एक्शन एड इंटरनेशनल इंडिया, 2006। 18, सिंह बी, बैरियर फ्री कंसिडरेशंस फॉर रूरल बिल्डिंग्स, IIT दिल्ली, 2003। 19,
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन एंड सामर्थ्यम 2007। इंटरनेट द्वारा स्रोत 20 http://delhimetrorail यानी दिल्ली मेट्रो रेल .com, 21 http://disabilityindia.org, 22 http://ICAT-CIAT.org, 23 http://tourismofindia.com, 24 http://mescap.org, 25 http://webmaster@incredibleindia.org, 26 http://www.access2go.co.uk, 27 http://www.ap.buffalo.edu/idea, 28 http://www.ap.buffalo.edu/idea, 29 http://www.ccdisabilities.nic.in, 30 http://costransport, 31 http://www.nationaltrust.nic.in। पृष्ठ 260। लेखक परिचय। सुश्री अंजलि अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, सामर्थ्यम, नेशनल सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी एनवायरनमेंट। सुगमता सलाहकार तथा व्यापक डिजाइन व समावेशी परिवेश पर मास्टर ट्रेनर, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यूनेस्केप द्वारा प्रशिक्षित, निर्मित परिवेश में व्यापक डिजाइन तथा सुगम यातायात तंत्र में पेशेवर के रूप में अनुभव, 2003 में रोल मॉडल नेशनल अवार्ड सामाजिक क्षेत्र में साहस के लिए रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी पुरस्कार 2005 तथा 2005 में केविन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड। संजीव सचदेवा, संस्थापक, सामर्थ्यम नेशनल सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी एनवायरनमेंट। मास्टर ऑफ फिलॉसफी, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत सरकार में प्रथम श्रेणी अधिकारी, ख्याति प्राप्त सुगमता विशेषज्ञ तथा अनुभव प्राप्त संसाधन व्यक्ति, विशेषज्ञता यातायात तंत्र तथा निर्मित परिवेश में व्यापक डिजाइन, आचार्य विनोबा भावे राष्ट्रीय पुरस्कार 2002, साहस युक्त सामाजिक कार्य रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड 2005 तथा केविन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड 2005। अंजलि अग्रवाल तथा संजीव सचदेवा ने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों व पत्रिकाओं में अनेक पेपर प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बड़ी सड़कों व छोटी सड़कों व उनसे संबंधित आधारभूत ढांचे पर 6 अनुसंधान अध्ययन किए व कार्यान्वयन संबंधी परिणाम दर्शाए। साथ ही बसों, बस शेल्टरों व भारतीय रेलवे सहित अनेक विषयों का अध्ययन किया। दोनों को सुगम पर्यटन को प्रोत्साहन पर यूनेस्केप बाली इंडोनेशिया 2000 द्वारा छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों व विकलांगों के लिए यातायात व गतिशीलता पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2004 में हमामात्सु जापान में संपन्न हुआ, यूनिवर्सल डिजाइन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2006 में क्योटो जापान में संपन्न हुआ तथा 11वां ट्रांसिट जो मॉन्ट्रियल कनाडा में 2007 में संपन्न हुआ में अहम भूमिका निभाई। संपर्क सामर्थ्यम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेसिबिलिटी एनवायरनमेंट B181 मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली 110015। टेलीफैक्स 911141019389। मोबाइल
9810558321। ईमेल samarthyaindia@yahoo.com। वेबसाइट www.samarthyam.org। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A 303 द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट्स, नरही, राम तीरथ मार्ग, लखनऊ 226001, या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।